पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये एस्टेब्लिश करे कि हमारे देश में मालिक कौन है और नौकर पुलिस के अधिकारी हैं, एमएलए हैं, यहाँ तक कि जजेस हैं, वो सब जनता के नौकर हैं। संविधान का प्रयोग करके हर एक नागरिक न सिर्फ अपना हक और अधिकार हासिल कर सकता है बल्कि अपनी एक खुशहाल जिंदगी भी जी सकता है। हमारा जो नारा है एक तरह से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। बीजेपी का तरीका यही होता है, जैसे ये बोलेंगे हम देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर का पॉलिसी ला रहे हैं। ये झूठ बोलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनका तरीका है। मैं कभी अपने मुंह से सेकुलरिज्म की बात करता आपको मिलूंगा नहीं, मैं हमेशा इंसाफ और बराबरी की बात करता हूँ। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये फर्रुखाबाद की बच्चियों की खबर उन तक कब पहुंचे। तो मदरसा नीति पे महमूद प्राचा की क्या प्रोटेस्ट में सीएनआरसी की आपने बाबा साहब की तस्वीर और संविधान देखा कि हम अपना जो बेंचमार्क है वो ऊपर करते जाएंगे, बाकी सब लोगों को आना ही पड़ेगा। जो भी इंसाफ और बराबरी सच्चाई का तलबगार है, इच्छुक है, तो हमारी बातों पे आता रहे, यही हमारी सबसे बड़ी काम है। एक बार फिर हम एक नई शख्सियत के साथ नजरिया द विजन में हाजिर हैं। आज हमारे साथ शहर के ही नहीं वरन प्रदेश के नहीं पूरे देश के जाने माने लॉयर महमूद प्राचा जी हमारे साथ हैं, जो हमेशा हर कानूनी बैटल में, चाहे वो अल्पसंख्यकों के साथ हो, चाहे दलितों के साथ हो, और तमाम ऐसे इश्यूज जहाँ पे अधिकारों, मानव अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पे महमूद प्राचा जी हमेशा आगे रहते हैं। और कानूनी बैटल हो और या कोर्ट में हो और या बाहर हो, बाखूबी से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो मैं वेलकम सर नजरिया के इस एपिसोड में। आप हमेशा अक्सर जहाँ भी कभी इस तरह की बातें हुई जहाँ मानव के अधिकार के ऊपर कोई प्रहार हुआ तो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो कुछ बताएं अपने बारे में सर। पहले शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो पहले नजरिया टीवी लेकिन मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नामक संस्था चलाते हैं हम लोग, तो उसका नेशनल बन गई। तो भारत में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है वो सभी देश के नागरिकों को बराबर का दर्जा देता है और बराबर का मालिक बनाता है पूरे देश का। और संविधान का प्रयोग करके हर एक नागरिक न सिर्फ अपना हक और अधिकार हासिल कर सकता है बल्कि अपनी एक खुशहाल जिंदगी भी जी सकता है अगर वो ईमानदारी से जीना चाहे। ये कॉन्सेप्ट है और हमारा जो नारा है एक तरह से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, यानी कि आईनी और कानूनी रास्ते पे चल के हर मुसीबत का हल हो सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक किताब बन के ना रह जाए। जैसे मुस्लिम समाज से हम लोग आते हैं तो पुराने किताब की तरह हम पढ़ रहे हैं और अमल नहीं करते। उसी तरीके से संविधान को भी बहुत लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी अच्छी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए यही काम करते हैं कि हम लोगों को ये ट्रेनिंग दें कि संविधान का इस्तेमाल करके अपनी हर मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, हर समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। यही मिशन कॉन्स्टिट्यूशन का मिशन है। मतलब जागरूकता ही, जब आप अपना राइट जानेंगे सर तभी आप अपने राइट्स को पा सकते हैं। संविधान जो बाबा साहब का है, जो इक्वल है सबके लिए, उसके लिए बहुत जरूरी। तो सर वैसे तो आपने तमाम ईवीएम हो चाहे मॉब लिंचिंग हो, भी फिलहाल एक केस चल रहा है मुरादाबाद का, तो इस पे बहुत सारे आपके व्यूज भी रहे, आपकी लड़ाई भी रही है। तो फिलहाल अभी आप मॉब लिंचिंग के इस लेटेस्ट केस पे और जो ये एक तरह की मनोविकृति पूरे देश में फैली हुई है, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, पूरे देश में नहीं फैली हुई है। इससे पहले मैं अपने एक बात और कह दूं कि सिर्फ अधिकार जानने से ही कुछ नहीं होता। अधिकार जान के, तरीका जान के उसका उस पर अमल करना भी हम लोगों को सिखाते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सिखाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो लोगों को सिखाते हैं हम या ट्रेनिंग देते हैं या जहाँ जहाँ भी हमारे ऑफिस होते हैं, उसकी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये एस्टेब्लिश करे कि हमारे देश में मालिक कौन है और नौकर। जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, आपके सभासद हैं, आपके मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तक कि जजेस हैं, वो सब जनता के नौकर हैं। तो उनको हर एक व्यक्ति की, हर एक पद पे बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जनता का नौकर ही रहे और जनता को मालिकों की तरह ट्रीट करे। पहली ट्रेनिंग जहाँ भी हमारा ऑफिस खुलता है हम ये देते हैं। तो जहाँ तक आपने ये मॉब लिंचिंग की बात, एक सोच है देश, पूरे देश में यही सोच जो है पूरे देश के टुकड़े करना चाहती है और पूरे देश में से
सारा पैसा लूट कर और छीन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हवाले करना चाहती है। अडानी अंबानी है, दूसरी लोग है। तो सोच का नाम है आरएसएस और बीजेपी, जो भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना है। तो अब इसको रोकने का तरीका यही है कि आप लोगों को सबसे पहले ये ट्रेनिंग मिले कि आपकी कोई गुलामी नहीं बन जाती अगर आप किसी एमएलए, एमपी या कॉर्पोरेटर को वोट देके उसको एक जिम्मेदारी दे दो। उसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है अगर वो संविधान के अनुरूप चल के आपकी सेवा और सुरक्षा नहीं, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे जिनको हम चुनते हैं उनको हम उनकी जगह दिखा सकें, रोज दिखा सकें, हर पल हर समय। जैसे ही ये काम करने में हम सक्षम हो जाएंगे, बाकी सारे काम हमारे आसान होंगे। लेकिन होता क्या है, कोई भी छोटे से छोटे पद पे भी कोई इलेक्शन जीत जाता है या पद पे बिठा दिया जाता है तो वो अपने आप को मालिक और जनता को नौकर की तरह ट्रीट करने लगता है। यही माइंडसेट चेंज करने का नाम ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम हर जगह करके भी जी। हाल फिलहाल में जैसे आपने जैसे कहा कि जो भी संवैधानिक पद हैं या जो चुन के चयनित हो गए कहीं से भी आए हैं, उनकी तमाम अपनी ड्यूटी है और उनको ईमानदारी से निभाना चाहिए। अभी एमपी में भी और खासकर यूपी और जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर बुलडोजर नीति जो एक चल रही है कि तमाम बुलडोजर चला के न कोर्ट की बानी जा रही है और न कोर्ट को जुल्म साबित होने से पहले एक घोषित कर देना और एक सजा दे देना, उनको दंड का भागीदार बना देना और मकानों को ध्वस्त कर देना, उनकी जमीन ध्वस्त कर देना। तो ये इस नीति में क्या कहेंगे? अगर कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से पालन किए बगैर कोई बुलडोजर का इस्तेमाल करता है या दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करता है, या जैसे अभी उत्तराखंड में किसी एक जो खबरें आ रही हैं कि एक नौजवान को तालाब में डुबा के मार दिया, ये अपराध होता है। जो मॉब लिंचिंग होती है, ये जो पुलिस की कस्टडी में डेथ होती है, ये मर्डर के केसेस की तरह रजिस्टर होते हैं हमेशा। ये भारत का कानून है। अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होगी तो उसमें मर्डर का केस दर्ज होना ही होना हो। अभी जो हाथरस की बच्ची का केस, उसमें तो सारी दुनिया ने देखा किस प्रकार से कि जो वकील जो उस बच्ची के वकील बनाए गए, और मैं उन सभी लोगों को दोषी मानता हूं जिसने भी उस बच्ची का के परिवार को वो वकील बनवाया, हाथरस की बच्ची का जो परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिसने भी बनवाया वो सब शक के दायरे में है मेरी नजर से, क्योंकि परिवार तो दबाव में होता है। तो उस वकील साहिबा ने भी, हालांकि वो एक आखिरी उम्मीद होता है, परिवार का वकील होता है विक्टिम में, उसने भी धोखा दिया एक तरीके से और केस को खराब किया। योगी जी की सरकार ने, खुद योगी जी ने झूठ बोला उस परिवार से, उसको धोखा दिया। उनके जो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है प्रशांत कुमार साहब, उन्होंने धोखा दिया उसे, कोर्ट में तक जाके झूठ बोला। और एक अविनीश अवस्थी है, क्या नाम करके है, बहुत ही वो भी सुपर ऑफिसर है, मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने भी जाके अदालत को झूठ बोला। और जब वो उसको 3 लोगों को बरी करा दिया गया, तब वो लोग परेशान हो गए, हमारे पास आए। तो अब हम उसको केस को जो सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत मेहनत करेंगे। और उसमें हमने बाद में ये ऑर्डर कराया कि एक तरीका है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फर्रुखाबाद में जो 2 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बच्चियों का की एक तरीके से जो परिवार वाले कह रहे हैं रेप करके हत्या हुई, उसको भी हाथरस की बच्ची की तरह ही दबाने की कोशिश हो रही है। उसी तरीके की प्रक्रिया इख्तियार की जा रही है जो उस समय उसकी लाश को जलाया गया था, वैसी ही कोशिश इस केस में भी हो रही है फर्रुखाबाद की। हालांकि हमने बहुत मेहनत करके उस केस में सरकार से एक पॉलिसी डिक्लेयर कराई थी कि इस तरीके से कोई भी पुलिस द्वारा कोई या प्रशासन द्वारा किसी की भी अंत्येष्टि नहीं की जाएगी परिवार की मर्जी से। तो लेकिन क्योंकि हमारे जो नेता हैं सब, खास तौर पे SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी नेता हैं, वो क्योंकि उस तरीके से लीडरशिप नहीं कर पा, और वो एक केस में कुछ हो जाता है बड़ा तो वहां जाके कुछ दिन अपनी शक्ल दिखा लेते हैं, 10 दिन 15 दिन, जब तक वो हाईलाइट रहता है केस, वो पब्लिसिटी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है, खास तौर पे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग लीडर्स की और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के जो लीडर हैं, उनका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि अगर वो किसी केस को पकड़े तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए, वरना एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हमारा कम से कम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारा खुद का यही है, हमने अगर हाथरस का केस अब लिया है तो हम उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। रामपुर में
मैं गया था वहां पे, तो वहां एक बच्चे को एसडीएम साहब ने खुद खड़े होकर गोली चलवा के मारा। तो हमने वो केस लिया है, तो हम उसके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके, तो हम उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसी तरीके से ये जो 2 बच्चियों की हत्या और रेप के बाद हत्या हुई, उसमें भी अगर कुछ दिन की वाहवाही लूट के नेता अगर चले जाएंगे, तो मैं उन्हें भी उतना ही दोषी मानता हूं जैसे कि जो वक्त की सरकार होती है, या पुलिस अधिकारी होते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और जो असली अपराधी होते हैं, मैं अपने नेताओं को भी उसी श्रेणी में रखता हूँ। वो भी उतने ही जिम्मेदार है इन अपराधियों के हौसले बुलंद करने में, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं होता। उन्हें पता है कि जो उनके नेता हैं वो खुद ही 10-15 दिन बाद हट जाते हैं। बस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपना PR बनाने के लिए, राजनीतिक मंसूबों को वो भी करने के लिए उन चीजों को जहां अंजाम तक पहुंचाना अधूरे में छोड़कर वो चले जाते हैं। और हम लोगों को इस बात का फख्र है कि आप बड़ी बेबाकी से और बड़ी मजबूती से उन सारे चीजों को उस अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 15 घंटे के छापे भी आपने ऑफिस पे अपने झेले हैं और तमाम चीजों को। अब अभी सर जैसे चल रहा है कि वक्फ बोर्ड की कुछ नीतियां आई हैं और माइनॉरिटीज की उन जो सारी जगहों पर और एक नया शिगुफा लाने की तत्कालीन सरकार जो है अभी वो कोशिश कर रही है। तो इस पे किस तरह से मुस्लिम लीडर्स को या जो इक्वलिटी का एक संविधान है तो उस पे, क्योंकि मठ से तो मठ में कोई बनाया नहीं जा रहा है कि कोई मुस्लिम को वहां पे जाके बना दिया जाए, लेकिन वक्फ में आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आके बन जाए दूसरी कम्युनिटीज के, तो इस क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन उससे भी पहले आपने 15 घंटे की रेड की बात, 15 घंटे की रेड के अलावा ये भी हमारी लीडरशिप को और हमारी आवाम को ये समझना चाहिए, SC/ST और माइनॉरिटीज की खासतौर कि आज देश में अगर सरकार का विरोध करने के लिए जान को किसी की सबसे ज्यादा खतरा है तो वो मैं तो सिक्योरिटी नहीं लेता। बल्कि अभी जो ये उन्नाव की बच्ची का रेप जो हुआ था, उसमें भी उसके वकीलों को भी मार दिया गया था और उसके बाकी वकील टूट के सामने वाली तरफ कुलदीप सेंगर साहब की तरफ हो गए थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी मुझे ही किया, ये जो उन्नाव का जो कुलदीप सेंगर वाला केस। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद स्टेटमेंट दी कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ने, ये योगी जी की सरकार ने क्या एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने की कि तो अदालतों में कि हाथरस की बच्ची की फैमिली से सिक्योरिटी विड्रॉ, और ये उन्नाव के जो कुलदीप सेंगर साहब है, इसकी बच्ची के और इसकी फैमिली की तरफ से भी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो। उसका अंजाम क्या होगा कि फिर उनके ऊपर दबाव मार के उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़े होकर स्टेटमेंट दी कि हालांकि इसके पुराने वकीलों को गोली मार दी गई, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप इस बच्ची को और इसके परिवार को। तो जो हमारे नेता सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि सरकार सिक्योरिटी नहीं देना चाहती। अगर दे रही है तो ये भी एक टेस्ट है हमारा, जिन भी बड़े बड़े नेताओं को सिक्योरिटी मिल जाती तो उनको भी हमें शक की नजर से देखना चाहिए। अब मैं वक्फ के कानून में तब्दीली की जरूरत है, 100% जरूरत, क्योंकि किसी भी वक्फ बोर्ड का आप वेबसाइट जाके देखिए, वामसी एक वेबसाइट बनाई गई थी 2013 में, और इसके लिए बहुत बड़ा बजट भी एलोकेट हुआ है जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें के बाद किसी भी वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाके देख, उसमें आपको साफ नजर आ जाएगा कि 75% से ज्यादा जमीनें जो है जो वक्फ की गजट नोटिफिकेशन में वो एनक्रोच्ड है, यानी कि उसपे अतिक्रमण है। कहीं ना कहीं नहीं, ये उनकी वेबसाइट पे आंकड़े बता रही है, उनके खुद के आंकड़े 75%। और हर एक वक्फ बोर्ड में देश के हमारे बड़े से बड़े नेता होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर होते ही हैं उसमें, तो उसके बाद MLA होते हैं, सब तो हमारे नेता ही हैं, चुन के भेजते हैं, वो भी होते हैं नेता, हमारे वकील भी होते हैं जो बार काउंसिल पे जीते हुए होते हैं, तो तवल्लियों के उससे भी आते हैं। तो एक भी वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है जिसमें 75% से ज्यादा जमीन इंक्रोच ना हुई है। तो जरूरत इस बात की है कि जो वक्फ का कानून है उसको 10 गुना और मजबूत किया जाए, लेकिन वक्फ के एम्पावरमेंट के नाम पे ये सरकार RSS और BJP की जो इनका रवैया रहता है, ये वक्फ की जमीनों पे इनकी नजर है ताकि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को ये जमीनें भी छीन के मुस्लिम कम्युनिटी की उनको दे सके। इसमें इनकी मंशा साफ है और कोई मंशा हो ही नहीं सकती। उन्होंने डिफेंस की जमीनें अयोध्या तक में
जी। अडानी साहब को दे दी, ये जो क्या नाम है बाबा रामदेव को दे दी, इसी आरएसएस की सरकार, इसी बीजेपी की सरकार। उन्होंने अंबानी को जो उसका घर है वो खुद वक्फ की जगह है, उसमें भी खुद वक्फ बोर्ड के लोग भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और हैं। तो इसीलिए मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी का तरीका यही होता है, जैसे ये बोलेंगे कि हम देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर का पॉलिसी ला रहे हैं जी। तो ये झूठ बोलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनका तरीका है। तो वक्फ एक्ट भी उसी तरीके का है इस नाम पे कि हम इसे मजबूत करें, लेकिन उसकी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सुरक्षाएं बाकी थी उसको भी खत्म करके सरकार अपना पूरा कब्जा जमाना चाहती है। और इसके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी हमारे ये लोग अभी से बिना इसको पढ़े लिखे सब्जेक्ट और बहुत दिमाग लगाया है आरएसएस के लोगों ने इसको बनाने में, जो 44 तरमीम या अमेंडमेंट्स बना रहे हैं उसमें बहुत दिमाग लगा के पूरी रिसर्च की टीम लगा के किया है किस तरीके से इसको एक ऐसा जाल बुन दिया जाए कि 90% लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, लेकिन लोग तरह तरह के बयान दे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना मुताला किए। तो एक हमने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान भी किया, पहले हम एक वक्फ एक्ट बनाएंगे मॉडल जो मुस्लिम कम्युनिटी के सामने पेश किया जाएगा। हम अगले महीने एक पूरा सेमिनार बुलाएंगे जिसमें जो भी वक्फ की समझ रखते हैं उनको ओपन हाउस में इनवाइट करेंगे। हम अपना भी एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, उसमें बैठ के सब बैठेंगे, उसको लेके एक मॉडल वक्फ एक्ट बना के पेश किया जाएगा। वो हम दुनिया के सामने रखेंगे। अगर सरकार ईमानदार है तो ये वक्फ एक्ट लाए, और इसको जो ये वक्फ एक्ट लाए हैं इसको कचरे के डिब्बे में डाल दें। ये जेपीसी की एक तरीके से धोखाधड़ी करने की जो एक्सरसाइज चल रही है, इसमें किसी को नहीं आना चाहिए। जेपीसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी बात करने जा रहा है अपना समय वेस्ट करने जा रहा है। कुछ हाँ फोटो जरूर खींच सकते हैं उसके अखबार में, वो ये बता सकते हैं कि हमने जाके बहुत बड़ी बात कही वहां पे, लेकिन पहली बुनियादी बात तो ये है जो सबको पता होनी चाहिए कि जेपीसी का जो रिकमेंडेशन, जो उसकी सिफारिश है, वो बाइंडिंग नहीं होती सरकार को। सरकार भी उसको कूड़े के डिब्बे में डाल सकती है, तो क्यों जाके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आंदोलन की तैयारी करें। हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं पहले, और उसके बाद हम उस हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के बाहर जो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब्सटैंशियल मुस्लिम वोट्स हैं, उसके घर में दिल्ली पे भी प्रदर्शन करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पीसफुल प्रोटेस्ट का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। ये लड़ाई पीसफुल प्रोटेस्ट से जीती जाएगी। सरकार के ऊपर जो भी भरोसा करेगा, या तो वो सरकार के साथ मिला हुआ है या वो सरकार से धोखा खाने का बहुत बड़ा मुंतजिर है। वो एक के बाद एक क्या बात है कि जब महमूद प्राचा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, महमूद प्राचा धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, महमूद प्राचा सही बातों की बात करते हैं, चाहे वो बांग्ले वाली मस्जिद हो दिल्ली की, और चाहे वो इश्यूज हो, फंडिंग इश्यूज हो, तो उनके ऊपर माइनॉरिटीज का पक्ष लेने का आरोप लगा दिया जाता है। विष्णु जैन जी आते हैं तो उनकी जय जयकारा की जाती है, और एक एलिगेशन लगाया जाता है कि दलितों की बात करते हैं आप, तो रावण और तमाम जो नेता रहे दलितों के, उनके भी संपर्क में रहे। तो एक ये जो गलत छवि बनाने की कोशिश है, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप? अब आरएसएस को देखिए, मैंने आपको अभी बताया ना, अगर किसी की जान को सबसे बड़ा पता है, आरएसएस इस वक्त मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और अभी आपने चंद्रशेखर साहब की बात की, चंद्रशेखर साहब के अलावा जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के कोई भी अगर बाबा साहब का नाम लेके या संविधान की बात करके कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो मैं पूरी ताकत लगा के उसकी मदद करता हूँ। और उसको खड़ा करने, उसको एक पैदल चलने से दौड़ते तक मैं उसका साथ देता, और ये मेरी अपनी जिम्मेदारी समझ के कहता हूँ। जैसे सीए एनआरसी में स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मैंने सब जगह जाके सबसे आगे खड़े रहकर हिफाजती कानूनी कवच दिया, संवैधानिक कवच दिया। उसी प्रकार से जब गुरु रविदास जी का जो आंदोलन हुआ, तो सरकार और आरएसएस ने पूरी ताकत से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर, उन सभी 100 के करीब बच्चों के ऊपर हमला किया। मैंने सबसे आगे रह के बेल कराई। चंद्रशेखर साहब की दोबारा भी बेल की। उसके पहले जो ब्राह्मण मेशराम साहब, उनकी भी मैंने पूरी ताकत लगा के मदद की। तो ऐसा कोई नहीं है। एक बार अभी डॉक्टर रितु है, उनका भी एक आंदोलन चल रहा था, उसका भी सारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे।
ये मैं अपना फर्ज समझ के करता हूँ। और मैं सेकुलरिज्म की बात करते हुए कभी देखा नहीं होगा आपने मुझे, मैं संविधान की बात करता हूँ। बिल्कुल। और सेकुलरिज्म संविधान का अभी के अंदर है, जी, इंसाफ और बराबरी की बात। बराबर। तो मैं कभी अपने मुंह से सेकुलरिज्म की बात करता आपको मिलूंगा नहीं। बिल्कुल। मैं हमेशा इंसाफ और बराबरी की बात करता हूँ। यही हमारा मजहब इस्लाम का भी पैगाम है, जी, जो हमारे फराइज हैं, बिल्कुल। हज, रोजा, नमाज, ज़कात, जी, कलमा, ये सब हम अपने फायदे के लिए करते हैं, बिल्कुल। अपनी निजात के लिए, अपनी फलाह बहबूद के लिए करते हैं, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है वो है कि हम हर एक मजलूम की हिफाजत में खड़े हों, इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करें। तो ये है हम जो अल्लाह ताला की खुशी के लिए काम करते हैं। बाकी सब तो हमारा अपना लालच है। मैं अगर जी, ज़कात दूंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा, रोजे रखूंगा तो जन्नत में जी, जाऊंगा, जी, नमाज पढ़ूंगा तो जी, अपना फर्ज जी, करूंगा। तो मैं इसे इस तरह से लेता हूँ। तो मेरा मजहब भी मुझे ये सिखाता है इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करना, और मेरा संविधान भी मुझे बिल्कुल। ये डायरेक्शन देता है कि मैं संविधान की रक्षा करूं। तो एनआरसी पे कुछ मैसेज नजरिया डिवीजन के लोगों को आप देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि हमारे दोबारा जी, आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए, कमर कस लेना चाहिए, प्रोटेस्ट पूरे देश में शुरू करने, क्योंकि ये जो सरकार है ये कमजोर नहीं हुई। ये जो लोग सोच रहे हैं कमजोर हुई है, उनकी गलतफहमी शायद अब तक थोड़ी दूर हो चुकी होगी। बाकी सरकार ये गिराना चाहिए, बिल्कुल। पूरी ताकत लगा के। ये मॉब लिंचिंग ना सिर्फ ये मुसलमानों की तो ज्यादा नजर आ रही है हम लोगों को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ मुसलमानों से ज्यादा जुल्म आज भी हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ मुसलमानों से ज्यादा जुल्म आज भी हो रहा है, लेकिन वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हुई। जैसे अभी ये 2 बच्चियों का फर्रुखाबाद का मैं आपको पूरा टोटल कवर अप चल रहा है, जी, और पूरा ध्यान बंगाल की तरफ लगा गया है। हमारी राष्ट्रपति महोदया भी बड़ी चिंतित हो गई हैं। तो मुझे हैरानी इस बात की है कि ये फर्रुखाबाद की बच्चियों की खबर उन तक कब पहुंचेगी, बिल्कुल। क्योंकि राष्ट्रपति के पास तो सीधी खबर नहीं जाती ना, होम मिनिस्ट्री भेजती है। जी। तो अमित शाह जी तो सारी खबरें छुपा के एक सिर्फ बंगाल की खबर भेज रहे हैं राष्ट्रपति महोदया को। तो अमित शाह जी कितने होशियारी से काम करते हैं ये भी आप देख रही हो। लेकिन राष्ट्रपति महोदया को भी अपना भी एक तंत्र बनाना चाहिए, जिससे उन्हें ये जो गुमराह करने वाली सरकार आ गई है राष्ट्रपति को, उससे वो आगे निकल के देख सके, मणिपुर के बारे में बोल सके, ये हाथरस की बच्ची के बारे में बोल सके, उन्नाव की बच्ची के बारे में बोल सके, दिल्ली कैंट की बच्ची के बारे में, जो उनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पे एक 9 साल की बच्ची को एक शमशान घाट में वहां के पुजारी ने, जिनका ताल्लुक भी बीजेपी से है, उसको मार के जला दिया था उसको भी। तो इन सब चीजों पे भी राष्ट्रपति महोदया को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर, जैसे कि कानूनी जुडिशियल उसमें लॉ में सुमोटो का प्रावधान है कि स्वतः संज्ञान ले लिया जाए, और अभी बंगाल वाले और तमाम ऐसे इस केसेस में ये चल रहा है। और कुछ जगह जहां बड़ा हीनियस क्राइम होता है वहां सुमोटो नहीं लिया जाता। चलिए, अभी ये तो न्यायिक प्रक्रिया का एक अपना कानूनी मामला है, लेकिन जो भी जजेस या जिस तरह से कॉलेजियम नीति पे है, इससे पहले कि आपने कॉलेजियम नीति पे कुछ कहा है, तो क्या विचार है आपका कॉलेजियम? नहीं, मैंने कॉलेजियम पे मेरे विचार जो हमारे बाकी साथियों से थोड़ा अलग है, लेकिन ये कि आप ऐसा समझते हो कि ये जो सुओ मोटो लेने का अंदरूनी मामला है, जुडिशरी का कुछ भी अंदरूनी मामला नहीं है। जजेस देश की जनता के नौकर हैं, बिल्कुल, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को न्याय दें जिनकी आवाज नहीं उठ पा रही है। वो पहली जिम्मेदारी, ये मेरा मानना है और ये मेरा ओपिनियन। जो केसेस हाईलाइट हो गए, जिसके लिए पूरी ताकत सरकार खुद लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी। और जिन केसेस के लिए पूरी सरकारें मिलकर दबा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, जैसे यूपी की 2 बच्चियां, जैसे हाथरस का केस, जैसे उन्नाव की बच्ची का केस, उसमें स्वतः संज्ञान लेकर भी, 1-2 बच्चियों का तो फर्रुखाबाद की कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया, इसका लेना चाहिए। इसके तो मददगार कोई नहीं, जुडिशरी की जिम्मेदारी ये होती है, इसका कोई मददगार नहीं है उसके लिए। इसके लिए तो प्रधानमंत्री चिंतित हैं वेस्ट बंगाल के लिए, इसके लिए राष्ट्रपति महोदय चिंतित हैं। तो उसके साथ साथ इन बच्चियों के लिए जिनके साथ रोज हो, जो एक नर्स उत्तराखंड में मारी गई उसके बारे में, एक जो ये नौजवान को जो तालाब में डुबा के मार दिया, ये जो अभी ये छतरपुर में
जहां का केस अब मेरे पास आ रहा है, तो बुलडोजर चला दिया। ये आपके यहाँ क्या नाम इसका, फिरोज ये फतेहपुर में जी। ये जो काम हो रहे हैं, इनके लिए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो केस इतने ज्यादा हाईलाइटेड हो गए, उसमें स्वतः संज्ञान की शायद ज्यादा जरूरत होती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ इस वक्त हर आदमी और हर इंस्टीट्यूशन हमारी जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी की तरफ ज्यादा बढ़ी हुई है, काम करके एक्चुअल न्याय दिलाने की तरफ ध्यान कम है। ये बड़े दुख की बात है। जहां तक कोलिजियम सिस्टम का सवाल है, मेरा ओपिनियन ये है, अभी देश में दो ऑप्शन है हमारे पास। कोलिजियम सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, वो ईमानदारी से भी चल सकता है और बेईमानी से भी चल सकता है। अगर कोलिजियम सिस्टम को खत्म किया जाएगा तो क्या ऑप्शन है? एक तरफ है हमारे चीफ जस्टिस और दूसरे दो सीनियर जजेस मिलकर जजेस तय करें, या 4 सीनियर जजेस मिलकर जजेस तय करें। दूसरी तरफ है अमित शाह और मोदी जी तय करें। चॉइस देश में है, पूरे देश के सामने है। क्या पसंद है ये आप सब लोगों के हवाले है। मैं नहीं कह रहा इन दोनों में से कोई भी सिस्टम परफेक्ट, लेकिन चॉइस यही दोनों है। जय शाह जैसा जज बनवाना है तो हो सकता है आईसीसी को छोड़ के जय शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज ही नियुक्त कर दें अमित शाह जी, ऐसा स्थिति है। तो ये हमारे पास दो ही ऑप्शन है, उसमें से जो जनता को अच्छा लगे। जो लोग सिर्फ कोलिजियम सिस्टम को आंख बंद करके बुराई कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं न्याय नहीं अन्याय की बात कर रहे हैं। ये नहीं बताना चाहिए साथ में कि दूसरा ऑप्शन ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी चुनेंगे जजेस को, जय शाह जैसे जजेस को चुनेंगे। तो ये स्थिति भी लोगों के सामने रखनी चाहिए। सिस्टम आपको पसंद हो वो चूज करें और उसके लिए जल्द। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मदरसा जो एजुकेशन जो सेकेंड लैंग्वेज थी यूपी में, उर्दू थी और पूरे देश की, उस पे बहुत कटाक्ष और बहुत प्रहार होता है कि पूरा मदरसा नीति और मदरसा नष्ट कर दिया गया है। जहाँ से APJ कलाम और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग निकले, तो मदरसा नीति पे महमूद प्राचार्य की क्या सोच? देखिए, बुज़दिल अपना घर अपने आप को भी नहीं बचा सकता। हर इंस्टीट्यूशन बचाने के लिए बहादुरी चाहिए। बुज़दिली का अंजाम है ये सीधा सीधा जो हो रहा है देश में। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम क़यादत की बुज़दिली और मुलव्विस होने की बुनियाद पर हो रहा है, और कोई वजह नहीं। भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि अगर लीडरशिप ईमानदार और बहादुर होगी तो किसी की मजाल नहीं है जो किसी भी मदरसे को उंगली मिला। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बार बार कह रहा हूँ। ये बुज़दिली और RSS के जो दलाल हमारे कायद बन बैठे उनकी वजह से, इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। टोटली वो जिम्मेदार हैं, अपने आप जानबूझ के सब कुछ करा रहे हैं। वक्त पे भी हमला, जिस तरीके के ये अमेंडमेंट्स आए ना, जितना सोच समझ के आए, तो उसको मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हमारे अपने लोग जो इनके यहाँ गुलाम बने वो जाके सिखा रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने पेसा एक्ट निकाला, ट्राइबल्स की लैंड एक तरीके से बताया है कि हम पंचायती राज जो है ट्राइबल की जमीन पे अप्लाई करके उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। और उसका अंजाम क्या हुआ? जिंदल जैसे जो अभी बीजेपी ज्वाइन किए कुछ दिन पहले हरियाणा से, अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों ने ट्राइबल्स की जमीनों को मतलब लॉक स्टॉक एंड बैरल कोक के भाव से हड़पना शुरू किया। तो ये दिखाते कुछ है, करते उसका उल्टा बरक्स काम। महमूद प्राचार्य जो हमेशा आइन और संविधान इक्वलिटी की बात करते चले आ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी ने भी संविधान बचाओ का जो लेके चले हैं कि, तो उस पे आप तो बहुत सालों से संविधान बचाओ की और सेफ और जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते चले आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की जब बड़ी पार्टी के बड़े लीडर संविधान बचाओ को लेके चलेंगे तो एक सैलाब और एक बदलाव क्या देश में आएगा? 100% आएगा। देखिए, हम लोगों को क्या काम है, जो हर एक बड़ी पार्टी के अंदर, हर एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर RSS ने अपने लोग बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप के चारों तरफ बिठा रखे हैं, ताकि वो उनको गुमराह करें, ताकि वो उनको मिसगाइड करें, डराएं, ED का CBI का डर दिखाएं। और जो एजेंट होते हैं वो बड़े इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि RSS उनकी मदद कर रही होती है पीछे से। कोई प्रॉब्लम आती है तो लीजिए हम बात कर लेते हैं उस अधिकारी से। हम तो जजेस को भी जानते हैं, यहाँ तक ये दलाली जो लीडरशिप को
यकीन कैसे दिलाते हैं कि वो पावरफुल। अब जब नूरा कुश्ती हो रही है तो आरएसएस कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा डर के भी दिखा देती है, कुछ सफलताएं उनकी झोली में खुद डलवा देती है ताकि वो अपनी लीडरशिप की नजर में चढ़ सके। तो ये बात हम इसको सबसे बड़ा अपनी अचीवमेंट मानते हैं पिछले कुछ सालों की, क्योंकि सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो संविधान हाथ में लेके सीए एनआरसी के टाइम से हम लोगों ने और बाबा साहब की तस्वीर लेके जन आंदोलन बाबा साहब की तस्वीर को हम लोगों को जाता है क्रेडिट मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब की फोटो लेके आंदोलन करना, संविधान की किताब आंदोलन करना। जामा मस्जिद पे आपने चंद्रशेखर के हाथ में देखी और मेरे हाथ में देखी ना संविधान की किताब, हर प्रोटेस्ट में सीए एनआरसी की आपने बाबा साहब की तस्वीर और संविधान देखा कि नहीं देखा, प्रियम्बल देखा कि नहीं देखा। तो ये हमारे देश की ताकत और रूह ही संविधान है, बाबा साहब का बनाया है, उनके मुट्ठीभर साथियों का बनाया। अब उन जो चारों तरफ आरएसएस के एजेंट घुसे हुए हैं, उनकी भी बात को नकार के, जो संविधान से और बाबा साहब से दूर रखते थे, उनकी बात नकार के भी जो टॉप लीडरशिप है, ना सिर्फ कांग्रेस की बल्कि दूसरी पार्टी की भी, हर व्यक्ति संविधान की बात कर रहा है। और हम तो सालों से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं और अब सब बचाने की बात कर रहे हैं। तो इसका हम सबसे ज्यादा खुशी हमें है, भले क्रेडिट कुछ और लोग लें, उसके भले ही लोकसभा में, राज्यसभा में और एमएलए एमपी बने कोई और लोग, लेकिन हमारी जो असली मिशन है संविधान को बचाने का, वो जन जन की जबान पे आ गया। दूसरा 100% रिजर्वेशन की बात भी अब आप जो हम कह रहे हैं कितने सब 100% रिजर्वेशन, इसकी जितनी संख्या हमारी उसको दे दो और ईमानदारी से, वो भी लोगों की जबान पे आती जा रही है। अब जब यहाँ तक बाकी सब लोग पहुंच गए और हमें खुशी है कि पहुंच गए, तो हम इसके आगे का भी फॉर्मूला धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे। हम अपना जो बेंचमार्क है वो ऊपर करते जाएंगे, बाकी सब लोगों को आना ही पड़ेगा। जो भी इंसाफ और बराबरी सच्चाई का तलबगार है, इच्छुक है, वो हमारी बातों पे आता रहे, यही हमारी सबसे बड़ी काम है। जहाँ संविधान पर प्रहार होता है और हम लोग मानते हैं कि उस कोर्ट में या उस स्टेट के हाई कोर्ट में महमूद पाचा अपनी 60 साल की उम्र में पूरी एनर्जी लेके वहां पे मौजूद रहते हैं। तो इस पूरी एनर्जी का पीछे जो राज है वो क्या है? ईमान, पेशेंट, एक लाइन में ईमान। जी। तो ये थे महमूद पाचा, जो कि बड़ी बेबाकी से संविधान बचाव के लिए और दलित और अल्पसंख्यक और जहां पे भी जिस कौम के ऊपर भी कोई संविधान के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध कुछ होता है तो आप बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से हाजिर रहते हैं। चाहे 15 घंटे का छापा हो और चाहे इनके खिलाफ तमाम एजेंसियों की जांच हो, तो हम ऐसी शख्सियत को अपने नजरिया द विजन से सलाम करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।